अगर आज के दिन लियोनार्डो दा विंची जिंदा होते और वो मोनालिसा की पेंटिंग बना के सोशल मीडिया पे डालते तो 50 लाइक्स आते। 50। उससे ऊपर लाइक्स नहीं आते। तो पेरेंट्स के बोलने से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो मत करने लगना। मैंने अपने कई दोस्तों को ये बात समझाई। कुछ मान गए, अच्छा काम कर रहे हैं अभी। कुछ नहीं माने, अभी भी एग्जाम ही दे रहे हैं। जब मैं ड्राइंग मास्टर डिजाइन कर रहा था तो मैं खुद ये सोचता था कि काश मुझे ऐसी ट्रेनिंग जब मैं सीखना शुरू किया था तब मिली होती। कलर्ड आर्ट वर्क है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में इमेजिन करा जाता है, उसके बाद वैल्यू स्केल को मैच किया जाता है, ताकि हम कलर्ड दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में अज्यूम करना समझें। सारी चीजें अजम्पशंस पे चलती हैं। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इसमें कौन सा ब्लैक होगा, कितना व्हाइट होगा। हम बस गेस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आंख ब्लर भी कर लो, थोड़ी कलर दिखना आपको बंद हो जाए, तो आपको अपने आप फील होगा कि ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। इसलिए स्क्विंट करना हमेशा रेकमेंड किया जाता है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा फैब्रिक आर्ट अच्छा है, बट इंस्टाग्राम पे मैंने 280 रील्स डाले हैं, बट कोई लाइक्स नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, मतलब आप कंटेंट बनाने में खराब हैं। आपको क्या लगता है कोई भी आर्टिस्ट क्या हर समय मजे में रहते हैं, हर समय मजे से पेंटिंग बना रहे होते हैं? बोरिंग भी लगता है, स्ट्रेस भी लगता है, नहीं बनाने का मन भी करता है, सब फेज आएगा। तभी उस फेज में डिसिप्लिन का रोल आता है, वरना तो डिसिप्लिन का कोई मीनिंग ही नहीं बचता। हाउ टू सेल माई ऑल पेंटिंग्स? आई टू हैव ए लॉट ऑफ कलेक्शंस। टीचिंग करना नहीं चाहती। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा, साक्षी? लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। तो बचपन में ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईटी की बात करते थे। आज आईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुंच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, हमको कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपनी 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। वो आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो, एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। हमारी यूनिवर्सिटी में आर्ट के नाम पे कुछ नहीं करवाते, बेसिक्स तक नहीं समझाते, प्रैक्टिस करवाते हैं ऐसे ही। टाइम पास करके 4 साल निकल गए। अभी मैं पोर्ट्रेट अच्छा कर लेती हूँ ऑयल कलर में, बट मेरे बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है। तो सर पेरेंट्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। सी, ये गवर्नमेंट एग्जाम वाली चीज़ मत करना बस, ठीक है? वो भी पेरेंट्स के बोलने पे। ये सबसे, मतलब भारत की नंबर 1 प्रॉब्लम में से एक आता है ये, पेरेंट्स के बोलने से। पेरेंट्स ने बोला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, ये जो लाइन है ना, ये इंडिया को बर्बाद कर रहा है। रियलिटी है ये। तो पेरेंट्स के बोलने से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो मत करने लगना। ओके। मैंने अपने कई दोस्तों को ये बात समझाई। कुछ मान गए, अच्छा काम कर रहे हैं अभी। कुछ नहीं माने, अभी भी एग्जाम ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तब करी जाती है जब एक्चुअल में आप उसके लिए पैशनेट हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पैशनेट हो, और आपका वही माइंडसेट हो शुरू से कि मुझे इस टॉपिक पे बहुत गहन अध्ययन करके आगे बढ़ना है। जब तक वो नहीं है, पेरेंट्स की बात सुन के कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने मत लगना। मैं बहुत लोगों को मना कर करके थक चुका हूँ। कुछ लोग ही मानते हैं। आई बिलीव आप उनमें से हो कि आप इस बात को माने, और जिस चीज़ के अराउंड आपका इंटरेस्ट है उसी के अराउंड अपने काम को छांटें। बहुत क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत पैशनेट नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और सब्जेक्ट को ले लो। एडिटिंग में हो सकता है, कोई और क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगोगे, 4-6 साल वहां जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा ये नहीं हो रहा, एग्जाम भी नहीं निकल रहा, स्ट्रेस में भी काम करोगे, और एग्जाम 10 साल बाद निकल भी गया तो फिर उसमें काम करने का मन नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। आई एम 38 right now and want to continue in the field of drawing as a sole mode of living. I am just a beginner. I may sound stupid, but I want to talk frank and straight. I want to earn as soon as possible. This feeling makes me demotivated sometimes. Would appreciate some words of console and motivation from your end. No problem, गुंजन। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये अच्छी बात है। आपने जो ये लाइन लिखी है, आई वॉन्ट टू अर्न एज सून एज पॉसिबल, ये एक प्रैक्टिकल लाइन है और ये हकीकत है। तो इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। ओके। अर्निंग की बात, पैसों की बात आप खुल के कर सकते हो यहाँ पे। नॉर्मल इंडिया में मैं समझता हूँ आर्ट के ऊपर अर्निंग की बात करते ही आर्टिस्ट होते हैं थोड़े से पुराने ज़माने के, थोड़े से भड़क जाते हैं कि नहीं ये वो। प्रैक्टिकल थॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट, और ये ओरिजिनल, कोई इसमें इशू नहीं है। और ऐसा सोच के अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आगे से आप खुल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिएगा कि जैसे आपने बोला कि आई वॉन्ट टू अर्न एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन ये आपको भी पता है कि इन ऑर्डर टू अर्न इन वॉट एवर फील्ड यू आर गोइंग,
इट इज़ ऑब्वियस कि उस फील्ड की नॉलेज होना या उस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होना या उस फील्ड के अंदर काम करना, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है। हम डॉक्टर बनते हैं तो उसमें सारी पढ़ाई आती है, बचपन से लेके इतने 20-25 साल, 30 साल जो भी जाते हैं, ठीक है? तो कोई भी फील्ड हो, मेरी अगर ज़रूरत है अर्निंग करना, मेरी अगर बहुत तुरंत मेरी ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है, उस ज़रूरत की वजह से मेरी स्किल्स के ऊपर मैं बहुत प्रेशर नहीं डाल सकता। या तो आप ये करो कि कोई और पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, अगर आपको तुरंत अर्निंग की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आर्ट स्किल्स के ऊपर बोझा ना डालो और आराम से उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। एक तो ये सही तरीका है, क्योंकि आप प्रेशराइज नहीं करोगे खुद को कि मुझे इससे अर्निंग निकालनी है, क्योंकि उसको सांस लेने का, एक पेड़ बड़ा हो रहा है तो उसको बड़ा होने तक का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फल फूल निकले, टाइम लगेगा। तो हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है? तो आप साथ में कोई चीज़ और करिए, या फिर अगर आप बेसिक लेवल पे भी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आप बच्चों को ड्राइंग सिखाना शुरू कर सकते हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियस सी बात है, अब बच्चों को ड्राइंग सिखाएंगे, थोड़ी बहुत मार्केटिंग लगेगी, आपकी स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि जब आप सिखाओ तो बच्चों की इंप्रूवमेंट भी हो, वो बेसिक लेवल की नॉलेज आपको लगेगी। उसके लिए कुछ महीने ड्राइंग मास्टरी के अंदर आप प्रॉपरली आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो चीज़ें तो होंगी। ये प्रैक्टिकल आंसर है जो आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट, जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है, ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कंप्लीटली फ्री है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। सर, अगर एक आर्टिस्ट 8-9 घंटे दे सकता है आर्ट के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए? एक रूटीन में सबसे पहले जो आप फंडामेंटली काम कर रहे हो, आप उस पे काम करिए। जो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, उस पे काम करिए। दूसरा, उसी स्किल को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। तीसरा, 1 आध घंटे अगर आप और निकाल रहे हो, 1 आध घंटे जो आपके बच रहे हैं, उसके ऊपर अलग टॉपिक की नॉलेज लो। अलग टॉपिक यानी कि मार्केटिंग, बिज़नेस, ये सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा कंज़्यूम करो, थोड़ा माइंड उधर खुले। दैट इज़ द थिंग। तब जाके आप एक दिशा में भी जा रहे हो और उसी से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो। इंस्टा पोस्ट के लिए हैशटैग कहाँ से लाएँ? हैशटैग का ज़माना चला गया प्रिया। हैशटैग का रोल नहीं रहा अब। हैशटैग 4 साल पहले लगते थे। हैशटैग से ज़्यादा मेन आपका कंटेंट है कि क्या आप वैल्यू दे रहे हो, वो कितना वैल्यूएबल है, उसका हुक, हुक कितना, हुक सबसे पहले आता है, क्योंकि लोग वीडियो खोलेंगे, उसके बाद ही तो आगे देखेंगे। खोलेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से देखेंगे? तो हुक, कंटेंट ये मेन है। उसके बाद जब आप कैप्शन लिखते हो तो कैप्शन में वो सारे वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स आप ले सकते हो जो आप वीडियो में बोलने वाले हैं। तो 5 4-5 हैशटैग, कॉमन हैशटैग आप यूज़ कर लो अपने मन से, जो आपको लग रहा है कि ये इसके ऊपर वीडियो है, काफ़ी है। वो हैशटैग, जो हैशटैग मैटर करता था 3-4 साल पहले, अब वो नहीं करता उतना। सर, आप अपने ओल्ड एज में आर्ट कैसे सीखते थे? मैं जो भी अपने ओल्ड एज में जिस तरीके से भी सीखता था, प्लस जो मैं सोचता था कि काश मुझे कोई ऐसे सिखाया होता, वो सब भी मैंने ट्रेनिंग में डाला हुआ है अरुण, तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं ड्राइंग मास्टर डिज़ाइन कर रहा था तो मैं खुद ये सोचता था कि काश मुझे ऐसी ट्रेनिंग जब मैं सीखना शुरू किया था तब मिली होती, क्योंकि जो ड्राइंग मास्टरी के अंदर हमने कंपाइल किया है, उसको करने के लिए मैं इधर उधर 50 लोगों से सीखा, या 50 अलग 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 अलग, इधर का बुक, इधर टॉपिक, इधर कहीं और जाके सीखना, कहीं क्लासिकल मेथड को समझना, सब समझने के बाद वो कंपाइल हुआ। तो मैं भी वही सोचता था कि एक बार में अगर कोई मुझे पहले से दे देता, तो मैंने 4 साल अगर कुछ चीज़ करने में लगाया तो वो 1 साल में हो सकता था। सर, ड्राइंग सच करने में बोरिंग लगता है तो डर लगता है कि मैं ड्राइंग के लिए पैशनेट हूँ भी या नहीं हूँ। सी, ये पैशन, ये सारी चीज़ों, इन सारे शब्दों को अपने दिमाग में डाल मत लो, क्योंकि दुनिया ने बोल दिया है कि आप पैशनेट हो मतलब आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। हमने क्या हो ना प्रॉब्लम, हमने बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं कि कोई इंसान किसी चीज़ में पैशनेट है मतलब वो पागल की तरह काम कर रहा है, पागल की तरह काम कर रहा है।
पैशन बनता है। पैशन पैदाइशी किसी के अंदर होता नहीं है। कोई भी पैदा होते साथ पैशनेट नहीं होता। आर्ट किसी के अंदर पैदा होते साथ नहीं होता। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। बोलने में अच्छा लगता है कि ये तो कलाकार पैदा हुआ है। इट इज ऑल अबाउट, जब इंसान पैदा होता है, उसकी जो लर्निंग्स, उसको जो इंफॉर्मेशन दुनिया से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। और कुछ इंटरेस्ट उस पे उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, उस पे वो काम कर रहा होता है बचपन से। तो वो चीज़ जल्दी उसकी डेवलप हो जाती है और उसको लगता है ये मेरा पैशन है। पैशन डेवलप होता है। तो अगर कोई चीज़ बोरिंग भी लगे, लेकिन आपको लग रहा है कि इसी फील्ड में काम करना है, तो वो बोरिंग वाला फेज आएगा ही आएगा। आपको क्या लगता है, कोई भी आर्टिस्ट क्या हर समय मजे में रहते हैं, हर समय मजे से पेंटिंग बना रहे होते हैं? बोरिंग भी लगता है, स्ट्रेस भी लगता है, नहीं बनाने का मन भी करता है, सब फेज आएगा। तभी उस फेज में डिसिप्लिन का रोल आता है। वरना तो डिसिप्लिन का कोई मीनिंग ही नहीं बचता। अगर हर समय हम एक्साइटमेंट में ही काम कर रहे होते, तो डिसिप्लिन का तो कोई रोल ही नहीं बचता लाइफ में। सोच के देखिए, अगर कोई बोले मुझे तो आर्मी में जाना है, ठीक है, उसको मन तो कर रहा है, लेकिन वहां जाने के लिए जो डिसिप्लिन लगेगा वो नहीं है। पैशन होने से कुछ नहीं होता फिर। कोई मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए, हर दिन उठ के इतना ट्रेनिंग, इतना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऐसे खाने खाने खाना, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बोरिंग लगेगा सब कुछ। तो पैशन बनता है धीरे धीरे, पैदाइशी नहीं होता। मेरे घर में एक ही रूम है, मैं पर्सनल रूम में भी नहीं हूँ, सब एक ही रूम में रहते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वीडियो क्रिएशन कैसे करूँ? मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ शुभम। आपको क्या लगता है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ? मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, जब आप कैमरे से बात करोगे तो आप एक इंसान से बात कर रहे हो, सिर्फ एक कैमरा है, क्योंकि आपको पब्लिकली बात नहीं करनी, तो चिंता की भी बात नहीं है। और अगर आप एक रूम में हो तो कहीं बाहर जाके बनाओ, कहीं और कुछ जुगाड़ लगाओ। कोई पार्क होगा, कहीं होगा, आप वहाँ जाके बनाइए, छत पे जाके बनाओ, कहीं तो आपको फिर स्पेस निकालना होगा। टीचिंग करना नहीं चाहती। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा साक्षी? इंसान चाहे या ना चाहे, सांस तो लेना पड़ेगा। इंसान चाहे या ना चाहे, पानी तो पीना पड़ेगा। इंसान चाहे या नहीं चाहे, भूख तो लगेगी। मैं चाहूं या ना चाहूं, नींद तो आएगी। मेरे चाहने या नहीं चाहने से दुनिया नहीं चलेगी। मुझे वो करना पड़ेगा जो प्रकृति का नियम है, मुझे जो वो करना पड़ेगा जो करना ज़रूरी है। तो आप टीचिंग करना चाहो या ना चाहो, एजुकेशन तो शेयर करना पड़ेगा, सो दैट यू गेट कनेक्टेड एंड यू कैन बिल्ड योर ऑडियंस। हाँ, एजुकेशन देने का तरीका अलग हो सकता है। एजुकेशन नॉर्मली टीचिंग हम दुनिया में हम सब कोई कर रहे हैं, बस करने का तरीका अलग अलग होता है। टीचिंग हम सब कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को समझाए हो? कोई भी टॉपिक आपने आज तक अपने पेरेंट्स को समझाया है? कोई भी टॉपिक आपने आज तक अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने यार दोस्त, रिश्तेदार को किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है? कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी किसी मूवीज़ के बारे में डिस्कशन, किसी बुक की समरी, कुछ तो बताया होगा। सब टीचिंग के अंदर आता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसको देखते कैसे हो, किस नज़र से देखते हो। टीचिंग को अगर आप ये सोच के देखोगे कि हाँ स्कूल में ब्लैक बोर्ड में जाके पढ़ाना, तब तो वो फिर आपने गलत सोच लिया टीचिंग को। टीचिंग नॉर्मल डिस्कशन है, किसी चीज़ को बता पाना, कोई थॉट को समझा पाना, किसी बात को शेयर कर पाना, अपने दोस्त के साथ अपने अपना प्रॉब्लम बांटा होगा, वो भी टीचिंग है। एक प्रॉब्लम, एक दोस्त अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पूछ रहा है क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चले गया, मैं क्या करूँ, ये कर लूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, डर लग रहा है, क्या करूँ? आप उस समय आते हो, समझाते हो, ये मत कर, ऐसे मत कर, वो मत कर। टीचिंग तो दे रहे हो ना। सो टीचिंग का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। टीचिंग का मतलब होता है अपनी नॉलेज को शेयर करना, ताकि सामने वाले को हेल्प मिले किसी भी सिचुएशन में। भले वो कोई बच्चा हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो, वो टीचिंग है। एक इंटेंशन साफ होती है, एक क्लैरिटी होती है, किसी चीज़ को हम किसी चीज़ के बारे में समझा पाते हैं, तभी जाके सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप किसी पर्सन को बताना छोड़ दोगे, बोलना छोड़ दोगे, आपके आसपास जो भी रिश्तेदार, जो भी आपकी आपके रिलेटिव, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है, वो सबसे भी आपका रिश्ता कैसे बचेगा? ये कम्युनिकेशन ही तो है ना। सबके साथ हम इसी से तो जुड़े हैं ना, कि हम उसको कुछ बता रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं। और जिस पर्सन के नॉलेज, जिसकी एडवाइस सबसे अच्छी होती है, हम उसी के पास बार बार कनेक्टेड रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। तो आप जब उसको शेयर करोगे, तभी आपसे सही लोग जुड़ेंगे, तभी आपसे लोग कनेक्ट होंगे, तभी आपसे सही ऑडियंस आपकी जुड़ेगी। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि लोगों के, आप लोगों को आपके थॉट के बारे में पता चले और आपसे वो कनेक्ट करे? सर कल आर्ट आर्ट कॉलेज में सर ने कहा कि अच्छे आर्ट के लिए अच्छे टूल्स होने चाहिए, तो मुझे उस वक्त लगा कि अगर आप यहाँ होते तो अच्छा खासा लेक्चर देते।
सर को पूछना तो सर उन आर्टिस्ट का क्या जो आग से मिट्टी से पेंटिंग बनाते हैं वो कैसे करेंगे फिर। अच्छी आर्ट के लिए, अच्छा, इसमें कह समझने की बात यह है, आर्ट स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे टूल्स नहीं चाहिए। हाँ, एक बार आप इम्प्रूव हो चुके होते हो, फिर कमर्शियल वर्क्स करते हो या फिर आप प्रोफेशनली काम करते हो, उस वक्त आप फिर टूल्स लेते हो, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन अलग होती है। जैसे कि मुझे अगर किसी पर्सन से कॉल पे बात करनी है तो मेरा नॉर्मल फ़ोन भी चलेगा, लेकिन वही कॉल पे बात करनी आ गई, कॉल पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन अच्छा हो, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। तो वो सिचुएशन अलग है। माई क्लासमेट टेल मी इंडिया में कोई भी पेंटिंग नहीं खरीदता, सब सस्ते में मांगते हैं। एग्जाम्पल दिया कि विराट कोहली अगर किसी चीज़ पर साइन कर दे तो प्राइस क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बट ये फैक्ट है, इंडिया का मार्केट पेंटिंग सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। फैक्ट है वो। पर्सनल ब्रांडिंग पे इसलिए फोकस करने में हमेशा बोलता हूँ सभी को, जितने भी लोग आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा हर लाइन के ऊपर जब भी आर्ट में अर्निंग की बात आती है, सेल्स की बात आती है, पर्सनल ब्रांडिंग मैंने कई बार इस चीज़ को कवर किया है। ट्रेनिंग के अंदर भी मैंने कवर किया है वो चीज़। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ द टॉप प्रायोरिटी। पेंटिंग को सेल करना प्रायोरिटी नहीं है। हम हमारे दिमाग में किसी क्यों क्यों हम ये मानते हैं कि पेंटिंग को सेल करना ही एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, कि पेंटिंग सेल करना कोई वो थोड़ी है बेंचमार्क कि इस आर्टिस्ट ने पेंटिंग सेल कर दिया तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। 100 तरीके अर्निंग करने के, लेकिन हर तरीके में आपको यही देखना पड़ेगा कि आप सामने वाले को वैल्यू कैसे दे रहे हो मार्केट के अंदर। कलर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू जज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल रेड कलर को ज़्यादा डार्क करूँ या ब्लू को करूँ मोबाइल में, तो उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करो। स्टिल लाइफ सी, समझो इस चीज़ को, ब्लैक एंड वाइट में हम पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जब रियल लाइफ से बनाना शुरू करते हैं तो जैसे हम ब्लैक एंड वाइट के सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते थे वैसे ही हम कलर्ड चीज़ों को फिर फील करते हैं। और ये चीज़ें हमने वैल्यूज़ वाले चैप्टर में कवर भी करी है, कि अगर एक कलर्ड आर्टवर्क है उसको ब्लैक एंड वाइट में इमेजिन करा जाता है, उसके बाद वैल्यू स्केल को मैच किया जाता है, ताकि हम कलर्ड दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में अज्यूम करना समझें। सारी चीजें अजम्पशंस पे चलती हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इसमें कौन सा ब्लैक होगा कितना वाइट होगा। हम बस गेस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आंख ब्लर भी कर लो, थोड़ी कलर दिखना आपको बंद हो जाए, तो आपको अपने आप फील होगा कि ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। इसलिए स्क्विंट करना हमेशा रेकमेंड किया जाता है वैल्यू जजमेंट करते वक्त भी। फेस नहीं दिखाना से पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप होगी क्या? सी, पर्सनल ब्रांडिंग फेस नहीं दिखाने से भी डेवलप होती है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट बहुत मेहनत लगेगी। 20 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी नॉर्मल मेहनत से। और नॉर्मल मेहनत ही बहुत है, तो उसका 20 गुना तो और कितना होगा आप सोचिए। मैं भी इंस्टाग्राम पर मेरे ड्राइंग की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ बट इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? ड्राइंग की फ़ोटो से रिस्पॉन्स क्यों आएगा स्वप्नेश? ड्राइंग की फ़ोटोज़ का कोई वैल्यू नहीं है। और ड्राइंग की फ़ोटोज़ डाल के आप क्या रिस्पॉन्स उम्मीद कर रहे हैं? अगर आज के दिन लियोनार्डो दा विंची जिंदा होते और वो मोनालिसा की पेंटिंग बना के सोशल मीडिया पे डालते, तो 50 लाइक्स आते। 50, उससे ऊपर लाइक्स नहीं आते। आपको क्या लगता है, किस वे में आप सोचते हो? सोचिए एक बार। आपको क्या लगता है आज के दिन अगर लियोनार्डो दा विंची जिंदा होते और सोशल मीडिया पे एक पेंटिंग की फोटो बना के डाल देते, तो क्या होता? कितना रेस्पॉन्स मिलता? कितने लोग जानते? देर इज ए रीजन कि वो रेनेसेंस पीरियड के टाइम उनका आर्टवर्क उस लेवल का था, उनकी नॉलेज उस लेवल की थी। आज वो जमाना नहीं है। आज विजुअली हमारे पास इतना विजुअली हम ओपन हो चुके हैं कि वो बहुत ही ऑब्वियस हो गया चीजें, एक इमेज को देख पाना आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर विंशी आज जिंदा होते तो ये सब कुछ के मास्टर बन चुके होते वो। सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके, ह्यूमन फिलॉसफी, ये जो फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें वो सीख रहे होते, समझ चुके होते, उसके वो मास्टर कर चुके होते। तो ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना आपको। वो ज़माना गया, पेंटिंग की फ़ोटो बना के डालना, वो ज़माना गया। अपनी स्टोरी बताइए, उस पेंटिंग के पीछे का नॉलेज शेयर करिए, वो सारी चीज़ों पे काम करिए, तब होगा कनेक्शन। आप इंसान के साथ बॉन्डिंग बना रहे हो, आप मशीन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे हो कि कोई आपकी इमेज को देख के खुश हो जाएगा। इंसान के साथ जैसे दोस्ती करी जाती है, जुड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है,
सोशल मीडिया को वही समझिए। सोशल मीडिया की दूसरी तरफ इंसान आपको देख रहे हैं। कोई इंसान आपके आर्टवर्क को देख के क्यों खुश होगा या कनेक्ट करेगा? सर जैसे हमारी खुद की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी ड्राइंग की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग 100%, 100%। आपकी आर्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बट साथ में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जैसे एक मूवी अच्छी होगी, प्लस उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, सब चीज़ करेंगे, तब जाके लोग लोग मूवी देखने आएंगे और मूवी की तारीफ होगी। बहुत सिंपल है, अगर आप सोचोगे ना तो बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचोगे तो बहुत चीज़ें सिंपल है। एक मूवी अगर अच्छी है और उसकी मार्केटिंग हो रही है तो लोग आएंगे और तारीफ करेंगे, उसको रिव्यूज अच्छा मिलेगा। अगर मूवी बहुत बेकार है और मार्केटिंग हो रही है तो लोग आएंगे और उतना ही बुराई करेंगे। मूवी बहुत अच्छी है लेकिन मार्केटिंग जीरो है, ब्रांडिंग जीरो है, तो फिर वही अंडर रेटेड होके ठप पड़ जाएगी और फ्लॉप हो जाएगी। सिंपल है, कितना सिंपल है इन चीज़ों को समझना। पापा कहते हैं कि कैमरा के आने के बाद आर्टिस्ट का उतना रोल नहीं बचा और अब तो एआई भी आ गया है, इस पॉइंट को काउंटर कैसे करूं? काउंटर क्यों करना है आपको? काउंटर करने के लिए आपको आंसर चाहिए कि आपको खुद की लर्निंग के लिए आंसर चाहिए? पहले वो सोचिए। सी, नॉर्मल लाइफ में ना जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आती है जब हम लोग उस चीज़ को इसलिए सीखते हैं कि हम किसी और को रिप्लाई दे सकें। दूसरा, हम उस चीज़ को इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम खुद के लिए समझ सकें उस चीज़ को कि इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आपके पेरेंट्स बोल भी रहे हैं तो उनको काउंटर करने से पहले आप खुद के लिए उस चीज़ को समझिए कि कैमरा आने के बाद आर्टिस्ट की वैल्यू कम हो गई है। ये फैक्ट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कुछ लेवल पे तो हैंडमेड आर्टवर्क्स का चीज़ जो था वो कुछ लेवल पे कहीं कहीं तो कम होगा ही ना, तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों इन चीज़ों से पीछे भागना है कि नहीं हम तो आर्ट के लवर हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे? ऐसा तो नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बट ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं तो कई जगह आर्टवर्क की वैल्यू इसलिए बढ़ गई है क्योंकि डिजिटल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। ये भी एक रीज़न है। जैसे कार आ गया तो चलने की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई आज के डेट में। पहले लोग हर कोई चलता था, हर इंसान चल रहा होता है, हर इंसान हेल्थ कॉन्शियस था, हर इंसान की हेल्थ अच्छी थी। बट जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, हेल्थ खराब होती गई, तो हेल्थ का कंसर्न बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल माहौल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मशीन युग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो हैंडमेड वर्क्स हम करते हैं उसको करने वाले, जहाँ पे लोग सेटिस्फैक्शन खोजते हैं, जहाँ पे लोग एक मीनिंग खोजते हैं, ये सारी चीज़ें और बढ़ेंगी। पॉइंट ये है कि आप उसको फिर किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो अलग कहानी है। मार्केट हमेशा रहेगा। अभी तो आने वाले काफ़ी साल तक तो इसका मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पेंटिंग की इमेज बनाता है। इसीलिए मैंने बोला कि इमेज की वैल्यू आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आप पेंटिंग की फोटो पोस्ट कर रहे हैं वो तो एआई भी कर रहा है, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे ह्यूमन, आप खुद सोचिए, अगर एक पेंटिंग है उसके पीछे एक इंसान है तो वो इंसान की कद्र बढ़नी जरूरी है, और इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग वहां पे आता है। ये सारे पॉइंट्स, इसलिए थोड़ा सा मार्केटिंग एंगल से ओपन रहोगे ना तो ये सारी चीज़ें फिर इजीली समझ आती हैं कि हाँ ये रीज़न है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसीलिए टीचिंग वाला एंगल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग रीज़न से जिस रीज़न से भी आर्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छे आर्ट के एजुकेटर्स नहीं हैं, और वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है अपना ब्रांडिंग पे काम कर पाने की। हाउ टू सेल माई ऑल पेंटिंग्स, आई टू हैव ए लॉट ऑफ कलेक्शंस। रेखा, मैं आपको सच्ची एडवाइस देता हूँ, कभी भी, कभी भी, कभी भी ये मत बोलिएगा कि मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं इसलिए मैं सेल करना चाहती हूँ। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं। पहली बात, वाइल आई यूज टू लर्न दोज वेर गुड वन, आई एम पुअर एट सोशल मीडिया, घाट वाले वी नॉट एनकरेजिंग मी इन लर्निंग पेंटिंग्स, बट मैं जिद करके ही सीख रही हूँ, दैट्स वाई ज्वाइन, आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर। एंड तभी आप ये पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि आपके पास बहुत कलेक्शन है, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई सामान 100 पड़ा हुआ है, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा कि वो खरीद लें? सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांडिंग, योर मार्केटिंग,
और वो चीज़ों को आप करोगे कम से कम अच्छे खासे लंबे समय तक कंटिन्यूअसली, तब जाके आप एक छोटी सी उम्मीद लगाएंगे कि शायद कोई एक आर्टवर्क ले ले। ये है रियलिटी। और ये सिर्फ आर्ट की फील्ड की बात नहीं है, ये दुनिया में हर फील्ड में ऐसा ही होता है, हर फील्ड में। ओके, ये रियलिटी को समझना ज़रूरी है। यू हैव टू हैव योर पर्सनल ब्रांड। लोग आपको जानते होंगे तब आपका आर्टवर्क लेंगे। ओके, लोग आपको जानते नहीं होंगे तो आपका आर्टवर्क क्यों लेंगे? सोचिए इस चीज़ को। और जितना ज़्यादा आपका ब्रांड बिल्डअप होगा उतना हाइयर आपकी प्राइस होगी। सर मेरी फैब्रिक फैब्रिक पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। इंस्टाग्राम पर पेज भी है, 285 रील्स भी पोस्ट की हूँ। नो लाइक्स मोर देन 10-20, नो मोर व्यूज़, नो ऑर्डर्स, ओनली 142 फॉलोअर्स, 10-20 आर लाइक हेटर्स। कैसे कस्टमर मिलेंगे? आई एम सैड। दैट मीन्स अभी आप कंटेंट क्रिएशन में ख़राब हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा फैब्रिक आर्ट अच्छा है बट इंस्टाग्राम पे मैंने 280 रील्स डाले हैं बट कोई लाइक्स नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, मतलब आप कंटेंट बनाने में ख़राब हैं। क्लियर? अभी आप वीडियो बनाने में ख़राब हैं, उस पर काम करिए। आर्टवर्क बनाना अलग है, वीडियो बनाना अलग है। वीडियो को एंगेजिंग बनाना अलग है। खाली आर्टवर्क बना के वीडियो बना देने से व्यूज़ नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है। सर क्या आप अभी कोई बुक सर्च कर सकते हैं जिससे बिजनेस सीखने में हेल्प हो? आपकी लाइफ में बहुत हेल्प किया है। बुक बिजनेस के ऊपर तो अलग अलग टॉपिक पे आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे कर रहे हो। जैसे एक बुक है, एक तो गैरी वी की बुक है, जैब 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 हुक के ऊपर। एक वो बहुत कमाल की बुक है सोशल मीडिया के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। गैरी वी की अभी नई बुक आई है डे ट्रेडिंग अटेंशन के ऊपर। वो मैंने भी ली है, अभी मैं पढ़ा नहीं उसको, लेकिन वो वाला थॉट है पढ़ने का। वो एक अच्छी बुक है। कुछ थोड़ा सा पढ़ा था मैंने तो अच्छा लग रहा था, अच्छी बुक है। एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर बुक मैं पढ़ रहा हूँ, कैशवटाइजिंग बुक का नाम है, कैशवटाइजिंग। तो वो अच्छा लग रहा है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर बुक है वो। एक बहुत ही नामी बुक है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन उसके प्रिंसिपल्स मैंने इधर उधर से सीखे हैं। लेकिन वो बुक का नाम है मार्केटिंग बाय फिलिप कोटलर की एक बुक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो एक अच्छी किताब है। और भी हैं किताबें, एक सेल लाइक क्रेजी सबरी सूबी की किताब है, वो मैंने पढ़ी है, अच्छी किताब है। और भी धीरे धीरे मैं खोज रहा हूँ। हालांकि बुक से ज़्यादा मैं इधर उधर से और चीज़ें जो देख रहा होता हूँ वहाँ से ज़्यादा मैं लर्निंग ले रहा होता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं और भी बुक्स में जा रहा हूँ। एक द मोटिव करके किताब है, उसके ऊपर लीडरशिप के ऊपर है वो मेनली, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं तो एज ए लीडर आपका काम क्या रहता है। तो उसका नाम है द मोटिव। वो एक अच्छी बुक थी। पूरी बुक सिर्फ लीडर क्यों बनना है उसके ऊपर थी प्रॉपर। जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है। ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कंप्लीटली फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो।